अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके बावजूद ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुमकिन न हो सकें। एजेंसीज़ की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है उसमें भी ये बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है, हालिया शेड्यूल पे पंजाब में ख़ास तौर पर जो इंतखाबात हैं वो कराना मुमकिन नहीं होगा। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि वो वज़ारत दिफ़ा और इस हवाले से जो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट हैं उनके साथ मुशावरत करने का फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, और इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ भी मुशावरत का फ़ैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एजेंसीज़ के बाद ये अहम फ़ैसला किया है कि वो वज़ारत दिफ़ा और सूबों के साथ मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद ही इलेक्शन के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला होगा। इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला है वो इंटैक्ट है। साथ ही साथ ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी जल्द इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर जो एजेंसीज़ की राय है और उसके बाद जो वज़ारत दिफ़ा के साथ मामला उठाया जाएगा और सूबों के साथ उस तमाम राय सामने आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फ़ैसला करेगी। लेकिन आज ही इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा है कि वो कल से लाहौर से इंतखाबी रैली की क़यादत भी करेंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि शेड्यूल जारी होने के बाद भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो सूरत हाल आखिर जाएगी किस तरफ, इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। इस वक्त आप देखें कि कल ही ये खबर आई कि एजेंसीज़ ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी है और कहा गया है कि हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाए जाएं। तो आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? क्या शेड्यूल जारी होने के बाद भी ये गैर यकीनी की सूरत हाल इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। सूरत हाल जिस तरह आपने बयान की उसमें यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबात होंगे, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात मौजूद हैं। अदालत उज़्मा ने अपने तौर पर एक फ़ैसला दिया है आइन के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए, लेकिन अमलन जो मुश्किलात दरपेश हैं अदालत के सामने मेरा ख़्याल है पूरी तफसील के साथ उस वक्त चूँकि कोई फ़ैसला हुआ नहीं था, इसलिए ना तो हुकूमत ने पेश की, ना एजेंसियों को बुलाया गया, ना अमन व अमान से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों को बुलाया गया, ना वज़ारत ख़ज़ाना से पूछा गया कि आपका क्या नुक्ता नज़र है। तो ये सारी बातें जो अब बाहर हो रही हैं ये अदालत के सामने नहीं थी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सारे दलाइल बिलाखिर नज़रसानी की दरख्वास्त में जाएँ या एक ताज़ा पटिशन की शक्ल में जाएँ, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं और सुप्रीम कोर्ट को इन अवामिल के पेश नज़र फ़ैसला करना है। वो अवामिल कौन से हैं जो अब तक सामने आए हैं? दहशतगर्दी है, बढ़ रही है, हमारी फ़ौज की, हमारी पुलिस की, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भारी तादाद जो है वो दहशतगर्दी को कुचलने में मसरूफ़ है। मालियात का मामला आपके सामने है, इस पे कोई 70-80 अरब रुपए के करीब ख़र्चा आना है। क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है? अदलिया से कहा गया, उन्होंने कहा जी कि हम अपना स्टाफ नहीं दे सकते। अब बाकी जो इदारे हैं उनसे भी मुशावरत हो रही है। होना ये चाहिए कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो, और हमारे आइन के अंदर भी कुछ गुंजाइशें ऐसी पड़ी हुई हैं या कुछ तकाजे ऐसे पड़े हैं जिनको पेश नज़र रखना पड़ेगा। अब अगर दो सूबों में आप इलेक्शन कराते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो मरकज़ के अंदर एक गैर निगरान यानी मुस्तकिल हुकूमत मौजूद होगी। आइन इस तरह की सूरत हाल को नहीं देखता। आइन ये कहता है कि जब इलेक्शन जहाँ कहीं भी होंगे तो पूरे मुल्क के अंदर एक निगरान हुकूमत होगी। तो एक आइनी तकाजा पूरा करने के लिए आप दूसरे आइनी तकाजे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये इलेक्शन अब होते हैं और आगे जाके 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, फिर असम्बलियों के और फिर कौमी असम्बली के अलग अलग, तो हमने 75 साल के अंदर ये तजर्बा किया नहीं है। ये तजर्बा हम पहली बार करने चले जा रहे हैं और आइन की शिकें आपस में मुतसादम हैं। तो हमें या तो कोई मौका मिले कि हम आइन के अंदर तरमीम करें, और तरमीम करने के बाद अब अदालत ये भी कहती है कि जी असम्बली नामुकम्मल है और वो तरमीम भी नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ऐसा फ़ैसला जो बड़ी हद तक नाकाबिले अमल हो उसको
अदालत बड़ी आसानी के साथ उस पर नज़रसानी कर सकती है। लेकिन लगता यही है, आपका जो एहसास है वो यही, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल नाफिज होने के बावजूद, जारी होने के बावजूद होते हुए शायद दिखाई नहीं देते हमें। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी तो मियाँ साहब से बात भी होती रहती है, बातचीत होती रहती है, आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब या शहबाज शरीफ साहब क्या राय रखते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो आगे होने चाहिए, फिर अक्टूबर या नवंबर तक होने चाहिए, उनकी राय क्या है? नहीं, कोई तारीख तो मेरा ख्याल है ऐसी नहीं है। जब हुकूमत कहती है, हुकूमत देखें ना, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के ओहदे पे कायम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है। इसमें एक बड़ी पार्टनर है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान है, बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की पार्टीज़ हैं, छोटी बड़ी सारी, ये एक 9-10 के करीब जमातें हैं जिनकी एक मखलूत हुकूमत है। तो ये फैसला करते वक्त कम से कम 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी को भी देखना होगा, मौलाना फजलुर रहमान को भी देखना होगा, और इनकी सबकी आरा तकरीबन आपके सामने आ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून तने तनहा फैसला नहीं कर सकती। दूसरी एक बात जो मरियम नवाज साहिबा मुसलसल कह रही हैं कि जी तराजू के पलड़े बराबर करें, तो इसके मानी और मफहूम तो शायद वो खुद ही किसी दिन वाजे करें, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि एक फरीक को आपने कुचला है पूरी तरह 4 साल के अंदर, उस पे झूठे केसेस बनाए हैं, झूठी सज़ाएं दी हैं, अभी तक वो सज़ाएं भुगत रहे हैं, अभी तक वो मुकदमात कायम हैं, बीच में पुलों के नीचे से बड़ा पानी बह चुका है, जज अरशद की कैसेट सामने आ चुकी हैं, अभी फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कह चुके हैं जी कि हाँ मैंने जो कुछ किया किसी और के कहने पे किया। तो ये सारे हकायक जो सामने आ चुके हैं, और वो फरीक अभी तक अगर हावन दस्ते में आप कूट रहे हैं उसको, और दूसरा फरीक जो है, जी इरफान सिद्दीकी साहब, आप देखें कि फवाद हसन फवाद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, और उन्होंने कहा कि पैनामा के बाद मियाँ साहब को ये मशवरा दिया गया था कि वो इलेक्शन करवाएं, लेकिन कुछ सीनियर्स ने उसकी मुखालफत की थी। एक पॉइंट तो ये आपके सामने है। दूसरा, आप ये नहीं समझते कि ये इंतहाई खौफनाक प्रेसिडेंट होगा कि आप इलेक्शन डिले करें, फिर मुस्तकबिल में कोई और आके आपकी इन्हीं बातों का सहारा लेकर वो इंतखाबात आगे कर सके? देखें, जहाँ तक फवाद साहब की बात का ताल्लुक है, बिल्कुल मेरे इल्म में है, और उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल के साथ, और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मियाँ साहब लाहौर से आ रहे थे और फवाद उनके साथ थे, और जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी ये एक तजवीज़ आई है और फवाद ने दी है, और मैंने कहा जी कि इस तजवीज़ के ज़रा मुझे थोड़े से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, प्रॉज एंड कॉन्स बताइएगा। तो मियाँ साहब ने फवाद ही को कहा कि भाई फवाद अब तुम खुद बताओ जो कह रहे थे। तो उन्होंने पूरी तफसील से बताया। मेरी राय इसके बरक्स थी। मुझे नहीं मालूम कि और किन सीनियर्स से मियाँ साहब की बात हुई, उस मीटिंग में कम अज़ कम वो नहीं थे, लेकिन मेरी दलील ये थी कि जो कुव्वतें आपके दरपे हैं इस वक्त, और जो इस सारे मामले को खींचतान के यहाँ तक ले आई हैं, जिन्होंने पानामा को भी मैग्नीफाई कर दिया है, और जो आपको किसी न किसी अंजाम से दो चार करने पे तुली हैं, और राहील शरीफ साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के लिए बड़े बेताब हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होंगे बड़े पाक साफ मुसफ़ा और मुनज़्ज़ा होंगे, और आपको बड़ी कामयाबी के साथ फिर से इक़्तिदार में आने का और अपना जो हुकूमत है उसको कायम करने का मौका? ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा जी कि मेरी राय में तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो कुव्वतें दरपे हैं और वो बड़े अरसे से काम कर रही हैं, अब वो 2016 में आके आपको फिर से एक नई कुव्वत के साथ आने का मौका नहीं देंगे, और आप अपने आप को इलेक्शन में ले जाके शायद उससे फिर पीछे हटने का मौका भी आपके पास ना रहे। और भी बहुत से दलाइल थे। एनी हाउ मियाँ साहब ने फिर यही फैसला किया कि नहीं, इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी एक नई मिसाल, एक नई नज़ीर कायम हो जाएगी, नज़ीरें तो पहले भी मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी इलेक्शन आगे चले गए थे। अब एक और पहलू भी देखिए जिसकी तरफ आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया है। न सिर्फ दहशतगर्दी मौजूद है, न सिर्फ माली बहरान मौजूद है, न सिर्फ सियासी इंतशार मौजूद है, न सिर्फ IMF के साथ हमारे मसाइल हल नहीं हो पा रहे, इसके साथ साथ खान साहब मुसलसल एक इंतशार और बेचैनी, और मैं तो ये कहता हूँ कि खाना जंगी की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं। उनका वाहिद मकसद, कम अज़ कम आज की तकरीर के बाद और कल का उनका जो ऐलान है कि अफसरों को भी पकड़ो और मारो और इनको ये करो वो करो,
वो बड़े अरसे से, एक दफ़ा तो उन्होंने 2014 में खड़े होके यहाँ पे ऐलान किया था कि बिल ना अदा करो और बिजली का बिल जला दिया था, और ये कहा था जी कि हुंडी के ज़रिए रकम भेजो, और ये कहा था जी कि आप टैक्स ना अदा करो। यही खाना जंगी होती है। तो अब वो चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट ब्रेक ले लूँ, फिर यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, अगर इजाज़त, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इरफान सिद्दीकी साहब, जैसे आप ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि खान साहब ने कल रैली का भी ऐलान कर रखा है। अब सूरत हाल जो है, अगर आप ये जिक्र कर रहे हैं कि खान साहब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हुकूमत में हैं, आप ये बात तो करते हैं कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तमाम बयानात जो हैं वो मीडिया की हद तक हैं। तो क्या हुकूमत कोई खान साहब की तरफ डेलीगेशन भेजने का भी इरादा रखती है, या कोई स्ट्रेटजी इस हवाले से तैयार हुई है कि बाज़ाब्ता तौर पर उनसे बात की जाए? देखें नादिर, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मीडिया पूरी तरह शायद इंसाफ नहीं कर रहा पीडीएम की पॉलिसी से और ख़ान साहब की पॉलिसी से। ख़ान साहब के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को आप जहन में रखिए। उन्होंने कभी मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, मफाहमत के लिए, कुशादा दिली से जमहूरी अक़दार पे यकीन रखने की रिवायती ख़ान साहब ने नहीं डाली। अब भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जी कि मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने फ़ौरन तरमीम कर दी, सबसे बात के लिए तैयार हूँ सिवाय चोरों और डाकुओं के। अब ये उनका तकिया कलाम है। उन्होंने कोई एक सिग्नल भी नहीं दिया, कोई एक बात भी ऐसी नहीं कि वो आज कहें। मैंने शायद पहले भी आपके या किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो आज ये सिग्नल दें कि ठीक है जी, मैं गैर मशरूत तौर पर चलें, इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुश्तरका इलेक्शंस के हवाले से बात करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा ख्याल है कि चंद घंटों के अंदर अंदर गुफ्तगू का दरवाज़ा खुल सकता है। वो ये नहीं चाहते, वो दंगा फसाद चाहते हैं, वो इंतशार चाहते हैं, वो खाना जंगी चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि जिस तरह 2018 में उनका रास्ता खुला था और कुछ लोगों ने खोला था, कुछ सहूलतकार मैदान में आए थे, इसी तरह उनके कुछ सहूलतकार आ जाएं। कभी वो किसी का रुख करके कहते हैं जी कि वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। भाई, वो दुश्मन किसी को क्यों समझेंगे और किसी को दोस्त क्यों समझेंगे? और अगर समझने की रिवायत थी और दोस्ती थी तो वो आपके साथ थी, और आपने 4 साल उस दोस्ती के समरात समेटे हैं। अब आप जमहूरी अक़दार पे यकीन रखें। पहले भी ऐसा होता रहा है, हुकूमतें आती रहीं। आप तो पहले आदमी हैं जिनको अदम एतमाद के साथ रुखसत किया गया है। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म को अतकड़ियाँ डाल के, घसीट के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से काले शीशों वाली गाड़ियों में डाल के अटकले में फेंक दिया गया। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने लेकिन तो वो ऐसे सर ही कहते हैं ना कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी तहरीक अदम एतमाद में। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल थी और बेतहाशा हासिल थी। उसके लिए सपोर्ट नहीं है, उसके लिए दामे, दिरमे, सुखने, जज्बाती और हर तरह की मदद उन्हें हासिल थी, माली मदद तक भी हासिल थी। हुआ ये है कि जब वो मायूसी हद से ज़्यादा बड़ी है, उन्होंने वो दस्ते शफ़क़त उठा लिया इनके सर से। वो दस्ते शफ़क़त किसी के ऊपर या हमारे ऊपर रखा नहीं है। जब उठाया है तो ये लुढ़कना शुरू हो गए, और इनका ख्याल ये है कि वो दस्ते शफ़क़त हमारे तो साथी वही हैं जो हमारे थे, इसके साथ ही टूट के आ गए ना, उन्हें मायूसी हुई ना। तो दस्ते शफ़क़त इसके सर से हटा, किसी और के सर पे नहीं आया। वो आज भी किसी चीज़ की तलाश में नहीं है, वो इलेक्शन की तलाश में भी नहीं है। अब देखें ना, वो 2 सूबों में इलेक्शन चाहते हैं। नादिर, ज़रा तवज्जो से बात सुने। अगर वो 2 सूबों में जीत जाते हैं तो क्या होगा? इन्हीं 2 सूबों में फिर हुकूमत बन जाएगी जो कि पहले से मौजूद थी। या तो यह है कि हमारी हुकूमत होती, उन्होंने वो असम्बलियाँ तोड़वा दी होती, और फिर वो इलेक्शन लड़के जीत के आके अपनी हुकूमत बना लेते, तो कामरानी होती। अपना ही घर तोड़कर, फोड़कर, खंडर बना के उसके ऊपर उसी जैसा एक और घर बना लेना और फिर तोड़ना, ये कौन सी सियासत है? मुझे नहीं समझ आती इसकी। इसलिए खान साहब इलेक्शन के जी वो लेकिन इरफान सिंसियर सिद्दीकी नहीं साहब, है। अगर आप लेकिन अगर आप खान साहब के साथ मुज़ाकरत करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो आपने जहन में कोई खाका तो बनाया होगा कि खान साहब के साथ इस तारीख पर बात करनी है, क्योंकि अब वो सूबों के बाद ये मुतालबा कर रहे हैं कि सूबों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। तो अगर आप खान साहब के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करते भी हैं, तो आपके जहन में खाका क्या है कि कौन सी तारीख उनके सामने रखी जाएगी? देखें जी, ये पहले से खान साहब की ये आदत है कि अगर वो बात करते भी हैं तो शराइत
आयद करते हैं जी कि ये होगा तो मैं बात करूँगा। ये मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आप मिल बैठें, हाथ तो मिलाएं ना, आंखों में आंखें डाल के बात तो करें ना, अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम तो कहें ना, उसके बाद गुफ्तगू शुरू होगी। आप एक नुक्ता नज़र पेश करेंगे जी कि नहीं फ़ौरन होने चाहिए, दूसरा कहेगा जी कि नहीं इसको 2 महीने आगे कर लें, तीसरा कहेगा नहीं नहीं 2 महीने नहीं, ये 1 महीना कह रहा है, आप 3 महीने कह रहे हैं, चलें 1.5 महीने के बाद कर लेते हैं। तो बात जब चलती है उसमें से ऑप्शंस निकलते हैं ना। इस तरह नहीं होता है कि हम एक ऑप्शन लेके उसके पास जाएं और वो एक ऑप्शन लेके हमारे पास आए और हम दोनों अपनी अपनी बात पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं है। जितनी बार वो धरने देते हैं, जितने बार वो जुलूस निकालते हैं, जितने बार वो रैलियाँ निकालते हैं, जितने बार वो मजमा लगाते हैं, इतनी दफ़ा अगर वो मुज़ाकरात की तरफ मायल होते तो मसाइल हल हो चुके होते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, एक मुख्तसर सा सवाल होगा, टाइम कम होगा। ये एक बयान दिया जा रहा था या वैसे तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए में बड़ी तब्दीली है। माजी में आप देखें कि मियाँ साहब के बाजवा साहब से मुतल्लिक बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब जो मरियम साहिबा बात कर रही हैं उसमें जनरल फैज़ साहब का जिक्र तो है लेकिन बाजवा साहब का कहीं जिक्र नहीं है। तो आप समझते हैं कि नून लीग के बयानिए में तब्दीली आ चुकी है, बाजवा साहब से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अब वो आपके ख़त्म हो चुके हैं? देखें, बुनियादी बयानिया क्या है, अशख़ास को, अफराद को नामों से कतई नज़र, बुनियादी बयानिया ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकालने के लिए, नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ दिलाने के लिए, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया, एक नाटक रचाया गया। उस नाटक के मरकज़ी किरदार, कभी एक का नाम आ जाता है, कभी दूसरे का आ जाता है। साकिब निसार साहब उसमें हैं, खोसा साहब उसमें हैं, बाजवा साहब उसमें हैं, फैज़ हमीद उसमें हैं, ये सारे किरदार हैं उसमें। और जब फैज़ हमीद हैं, फैज़ हमीद का किरदार वही था जो वो कहते हैं ना कि हाथी में पाँव में सबका पाँव, उनका किरदार बड़ा मरकज़ी नौइयत का था। इसी तरह अदलिया के अंदर साकिब निसार साहब का किरदार बड़ा मरकज़ी, और भी लोग थे ना, और भी कैरेक्टर थे, शायद आज भी हों उनमें, लेकिन मरकज़ी किरदार जो था, जब साकिब निसार खोसा कहते हैं, साकिब निसार कहते हैं तो खोसा साहब भी आ जाते हैं, और भी बहुत से आ जाते हैं। जब वह फैज़ हमीद कहते हैं तो वो और भी बहुत से आ जाते हैं। अब तो उन्होंने खुद भी कह दिया है कि मैंने क्या करना था, मुझे तो फलां ने कहा था। तो इसमें कोई बरी ज़िम्मा नहीं है। ये सब जो हैं ये तारीख़ के कटहरे में खड़े हैं और तारीख़ अपना फ़ैसला दे रही है। चल ठीक है, इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कंवर दिलशाद साहब से जो इलेक्शन से मुतल्लिक सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र हैं लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर से मुतल्लिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। अभी आपने देखा आज के पूरे अखबारात आप उठाकर देख लें, उसमें यही खबरें हैं कि एजेंसीज ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें कहा गया है कि इंतखाबात जो हैं वो जारी शुदा शेड्यूल पर नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी एक राय और जो ब्रीफिंग दी है इलेक्शन कमीशन को, आपको क्या लग रहा है इस ब्रीफिंग के बाद जो है वो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्या इंतखाबात होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? जो मुख्तलिफ दफात हैं उसके तहत उन्होंने तमाम स्टेक होल्डरों से अपना गुफ्त शरीयत की है, उनसे बशावत की है, उनसे राय ली है कि जो मुल्क के अंदर खासतौर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हालात जा रहे हैं उसके बारे में हमें अपने अपडेट करें। हमें उस पर उन्होंने तमाम एजेंसियों को बुलाया और इसमें ISI की भी जो है वो भी, और उसके बाद उन्होंने IAS तमाम एजेंसियों को तलब किया, उनकी राय ली। और इसके बाद 14 तारीख को उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी उनको बुलाया है। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो 14 मार्च को जा रहे हैं मिलने के लिए। उनसे मशावरत करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो है इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने के बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नर के इख्तियारात बड़े महदूद हैं, वो सिर्फ तारीख देने तक के मजाज हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और जो दीगर जो मामलात हैं उसका गवर्नर का कोई लेना देना नहीं होता। ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। तो ये उन्होंने उस लिहाज से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस पॉइंट पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि जी मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करूंगा, तो उनका हमें ब्रीफ की जरूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ तारीख देने तक बात करें और बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो कंवर दिलशाद साहब, वैसे कंवर दिलशाद साहब आप अभी तो आप एडवाइजर भी हैं वज़ीर आला पंजाब के,
आप क्या देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है? पंजाब हुकूमत तो अपना पॉइंट है वो पेश करेगी, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू पेश भी कर सकती है कि जनाब सबसे बड़ी अहम बात है कि आईनी और कानूनी तौर पर जो भी चौधरी परवेज लाई साहब ने 4-5 जिलों में, तहसीलों में जो तहसील बनाई है, जिले बनाए हैं, उनकी डिलिमिटेशन होनी है। ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट होगा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब उन इलाकों में जहाँ जिले बन गए हैं, हमने उन जिलों को अब हुकूमत में आने के बाद मुस्तरद कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब वो जिले जो है बाकायदा बहाल कर दिए गए। तो इन हालात में वहाँ भी हल्का बंदियां होनी है। अगर हल्का बंदियां ना हो तो वहाँ जो पोलिंग स्कीम बनती है वो बड़ी मुतासर हो जाती है। तो ये भी उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो सर इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि आप ये भी तजवीज़ दे सकते हैं कि 30 अप्रैल से आगे जाएं इलेक्शन, फिर वो महीना हो या 15 अपनी राय देंगे। देखिए हमने अपनी तजवीज़ नहीं दी, ये हमें सिर्फ मैं आपको अपनी तरह बता रहा हूँ। उनका जो मैंने देखा है, जो ख्यालात है कि वो अपनी ये पॉइंट है वो पेश करेंगे, लेकिन बड़ी और पॉइंट भी देंगे। अपना चीफ सेक्रेटरी भी साथ जा रहे हैं, IG भी जा रहे हैं। अब जो पंजाब में खासतौर पर लाहौर में जिस अंदाज से सियासी कश्मकश है वो भी देखेंगे, वो भी बात करेंगे। लेकिन तमाम बातें सुनने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फुल बेंच है 5 रुकनी, वो फैसला करेगा कि इनमें जैसे तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात हैं, वो फाइनल फैसला तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले हर एक को मौका देते हैं गुफ्तगू करने का, सुनने का, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। इसके बाद वो अपना फैसला आईन और कानून की रोशनी में देते हैं। देखिए, लेकिन कमर दिलचा साहब, तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने आप देख रहे हैं। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, शेड्यूल जारी होने के बाद, एजेंसीज की ब्रीफिंग के बाद आपका तज्जिया, आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं पंजाब में? अभी ये हालात जो है, हमारे जो सियासतदान हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है, इंतखाबी रैली निकाल, उन्हें भी हालात को देखनी चाहिए कि जब चूंकि कागजात नामजदगी लेने शुरू हो गए हैं, इलेक्शन का काम शुरू हो गया है, तो तमाम माहौल को हम अच्छा रखें, खुशगवार रखें। इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाए या किसी तरीके से होगा तो वो गलत बात हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान रेंजर भी बुलाई हैं, लेबर भी बुलाएंगे, पुलिस भी होगी और स्टेशनों पर सारी दुनिया के अंदर। आप दुनिया की हम मिसाल ही देते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब इंतखाबात होते हैं तो आर्मी आ जाती है, रेंजर आ जाती है। दुनिया के किसी मुल्क में भी सिर्फ एक पुलिस का सिपाही खड़ा होता है गेट पर, कहीं भी किसी किस्म की भी वहाँ कोई इस तरह की इख्लाफी नोट नहीं होती है, इख्लाफी बातें नहीं होती, पुलिस स्टेशन पर कब्जा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ये भी है कमर दिलचा साहब कि अब इलेक्शन कमीशन ने जुडिशरी से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने का फैसला किया है। तो आप नहीं समझते कि इससे सवालात उठेंगे, खासतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात भी उठाए जाएंगे? वो पहले ही सूबाई हुकूमत पर एतराज़ात उठा रहे हैं। देखिए, एतराज़ात उठाने वालों को चाहिए कि वो अपना जरा अच्छी तरीके से अखबारात पढ़ लिया करें, फैसले पढ़ लिया करें। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनकार किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इस तजवीज़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास पहले बहुत केसेस है, हम इलेक्शन कमीशन को अपना जुडिशियल स्टाफ नहीं दे सकते, जुडिशियल ऑफिसर नहीं दे सकते, रिटर्निंग ऑफिसर, अपना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने इनकार किया। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया और यही जवाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। फिर हमने जो रिक्वेस्ट की थी, अब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुताखरत करें, कि आप लाहौर हाई कोर्ट को कहें कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट को कहें कि हमें जुडिशरी ऑफिसर दें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त रख ली, जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जी उन्होंने इनकार कर दिया है। इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई कसूर नहीं ना, तो हाई कोर्ट ने कहा हमने देते। तो अब इसलिए मजबूरन तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी लेनी पड़ी, तो ये मजबूरन हो गया। लेकिन हमारे अदलिया ने जो हमारे एक और अदलिया ने भी ठीक इनकार किया, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अदलिया ने 2013 में जो थे वो जुडिशल ऑफिसर थे, तो उस वक्त हमारे आसिफ जरदारी ने ये कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन था, आम इलेक्शन नहीं था। फिर उन्होंने कहा जब हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं तो हम नहीं आते। उनका पॉइंट भी ठीक है, हाई कोर्ट का पॉइंट भी ठीक है कि जब आपने उन पर एतमाद नहीं किया 2013 के इलेक्शन में, तो आपको 2018 में भी उन्होंने एतमाद, 2018 में भी रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी थे, उनको भी अपोजिशन ने एतराज किया, तो उन्होंने कहा हम नहीं आते। तो उनका पॉइंट भी ठीक है हाई कोर्ट का, हम इससे बिल्कुल अलग सलग आप अपनी ब्यूरोक्रेसी से इंतखाब करवाएं। तो ये मजबूरी फैसला हुआ। तो अब भी ब्यूरोक्रेसी आएगी, लेकिन बहरहाल मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, ऑब्जर्वर भी होंगे, आप जैसे मीडिया मौजूद होगा। तो इन हालात में कोई नजर नहीं आ रहा कोई गड़बड़ हो जाएगी या कोई किसी तरह से टेम्परिंग हो जाएगी। तमाम सबके सामने होगा, पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन जितने भी जाएंगे, तमाम मीडिया का भी स्टाफ जा सकता है, मीडिया भी जाएगा, तमाम ऑब्जर्वर भी जाएंगे।
तो ऐसा नजर तो नहीं आ रहा कि ब्यूरोक्रेसी को गड़बड़ कर सकेगी। ठीक है कमर दिलशाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन को जो इंतखाबात से मुतल्लिक मामला है उस पर ब्रीफिंग भी देनी, और ख़ास तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह भी करना है। अब देखें कि आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क्या राय रखी जाती है इलेक्शन कमीशन के सामने, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा क्या तारीख देते हैं सूबे में इलेक्शन के हवाले से। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से जो खिताब किया गया उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कल ही वो इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। अब पंजाब में क्या सूरत हाल होगी और तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी, हम बात करेंगे यावर बुखारी साहब जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है उनसे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। अब खान साहब का ये तो एक उन्होंने जो ऐलान किया है कि कल वो इंतखाबी रैली निकालेंगे, आगे तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है? आप लाहौर में ही मौजूद हैं, खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई होगी आपकी, स्ट्रेटजी अब क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बुखारी व साहब, अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जी जी हमारी सर। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। हम लोग कल हम इलेक्शन की पहली रैली खान साहब की क़यादत में निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इलेक्शन फेज में हम लोग दाखिल हो रहे हैं। हमारी जो रैली है वो टोटली पीसफुल है। ये जो हाकिम वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एक मजलूम बच्चे को मरवाया इन लोगों ने, हम लोग उस चीज ने हमें और कुव्वत दी है और ताकत दी और जोश और बलबला दी है। हम इनको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि अगर ये लोग गिराने पे आते हैं, एक नहीं हमारे 100-200 मार दें, लेकिन हमारी ये रैलीज भी निकलेंगी, हम खान साहब के साथ खड़े भी रहेंगे। ये मुल्क को जानबूझ को एनआरकी की तरफ लेके जा रहे हैं, इस मुल्क के अंदर कत्लो गारत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो इस टाइम पे किसी भी हुक्मरानी की सीट पे बैठ के ये फेल यजीद कर रहे हैं, हम इनको सिर्फ क्लियर करेंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन खुदा की कसम हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आप दिमाग में डाल लें कि इस मुल्क के अंदर अगर इन लोगों ने ये चीज जारी रखी, ये लोग पछताएंगे। जो लोगों का जो गुस्सा है जिले शाह की शहादत के ऊपर, और जिस बेदर्दी से इन लोगों ने मारा उसको, और फिर आगे से इनकी, लेकिन सर उस हवाले से तो वज़ीर आला पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपके सामने होगी। लेकिन वैसे ही आज आपने अखबारात देखे होंगे कि इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है और कहा गया है कि मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। तो आप क्या समझते हैं, क्या कानूनी टीम से मुशावरत हुई है खान साहब की? अगर नहीं होते तो फिर क्या आप अदालत जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, ये हम हमेशा से कह रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और इलेक्शन को ये डिले करना चाह रहे हैं अगर हों तो। और ये लोग आई डोंट नो किस चीज के ऊपर बेस करके ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि अवाम के सामने तो ये नंगे होते जा रहे हैं। और आप देखें कि जो भी ये लोग गलत कदम उठाते हैं, जिले शाह की शहादत के बाद, मैं अभी जवान पाक में हूँ, यहाँ पे तादाद बढ़ गई है, काम नहीं हुई है। अगर किसी को मौत का एक खौफ है वो खत्म हो गया है। खान साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है कि हम लोग इलेक्शन डिले नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अगर हुकूमत वक्त ये हरकत करती है, ये हुकूमत वक्त की चॉइस है और वो फिर इसको भुगतेगी। और ये हम लोग थोड़ा सा, लेकिन बुखारी साहब यहाँ पर सवाल ये है ना कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब कह रहे हैं कि वो सबसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं सिवाय चोरों और डाकुओं के। तो फिर यही समझा जाए कि खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे या हुकूमत संजीदा नहीं? देखें, आप पहले असूल सेट कर लेना। आप बार बार अपने गोल को इधर से उठा के उधर नहीं लेके जा सकते। गोल सेट करें। गोल क्या है आपका? गोल ये कि इस मुल्क के अंदर शफाफ गवर्नेंस हो और इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा अगर नहीं होता है, कम से कम हो। ये बदयांतियां जितनी होती हैं ये कम से कम हो। हमारा ना नवाज शरीफ से कोई नफरत है, ना जरदारी से हमारी कोई नफरत है, इनसे हमारी कोई नफरत नहीं है, इनके किरदारों से नफरत है, क्योंकि ये लोग चोर हैं, इन्हें इस मुल्क को लूटा है। आप मुझे बताएं कि लुटेरा जिसको अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट बुला के बताती थी कि ये लोग चोर हैं, आज वो चोर कैसे नहीं रहे? मुझे हमें सिर्फ एक्सप्लेन कर दें कि जो लोग इनको चोर कहते थे वो लोग आज इनको कैसे, हुकूमत के एक हिस्सा बस्ता हमारा पाकिस्तान बन गया था, चल रहा था, इन लोगों ने उजाड़ के रख दिया। तो हम लोग क्या इनकी बात माने? आज जो इस मुल्क के अंदर गुर्बत है, महंगाई है, इसके जिम्मेदार ये सारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारे जो सियासतदान है जिनको सिवाय इक़्तिदार के अलावा और कुछ मिलता नहीं है,
ये उसके भूखे सियासतदान, इन लोगों ने ये हरकतें की और इस मुल्क को पहुंचा कहां पे दिया। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो सूबों के साथ और वजारत दिफा के साथ मुशावरत करनी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला सामने आता है, और कल ही इमरान खान साहब की जानिब से जो रैली निकाली जाएगी उसमें भी क्या स्ट्रेटजी होगी जिसका खान साहब ऐलान करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।